प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं। हम एक ऐसे महापुरुष को नमन और प्रणाम करते हैं प्यारे दोस्तों, जिन्होंने हमें जीने का वास्तविक अर्थ समझाया, जिन्होंने हमको ये समझाया कि तुम्हारा हक कौन दे रहा है और कौन तुम्हारा हक मार रहा है, कौन तुम्हें अपने हक से वंचित कर रहा है। यही वास्तविकता है कि प्यारे दोस्तों, एक समानता का अधिकार, समाज में अपनी बात को मजबूती से कहने का अधिकार, ये सब बाबा साहब ने हमको दिया। बाबा साहब ने हमको बताया कि किसने तुम्हारा हक दिया और किसने हमारा हक छीन लिया। यही वास्तविकता है। हम ये बात प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि आज के दौर में अगर किसी भी एक व्यक्ति के पास एक डिग्री हो जाए तो वो अपने आप को अलग ही लेवल पर समझता है कि मैं पता नहीं क्या हूं। जबकि जबकि परम पूज्य बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थीं, फिर भी कोई घमंड नहीं था। बस एक विश्वास था कि सबको आगे बढ़ाएंगे और किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। महिलाओं को सम्मान दिलाना हो या महिलाओं के हक की आवाज उठाना हो, बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता था वो सब कुछ किया। तो हम बस इतना कहेंगे कि अगर ताजमहल प्यार की निशानी है, अगर ताजमहल प्यार की निशानी है, तो 14 अप्रैल भी हमारे बाबा साहब की एक अनोखी कहानी है, अनोखी कहानी है। प्यारे दोस्तों, अब सेशन पर शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं सभी प्यारे साथी। तो आगे बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, मुझे सभी प्यारे साथी बताएंगे। मुझे सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। देखो ध्यान से, सवाल का जवाब क्या होगा और कैसे इसका आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना। मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। 8 शिक्षक, 8 शिक्षक हैं। जतिन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल, लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 2, 4, 6, 8 व्यक्ति हो गए और इनका मुंह केंद्र से बाहर है। तो यहां पर केंद्र से बाहर का मतलब ऐसे होगा, हमने कहा ये बाहर हो गया। प्यारे साथियों, राइट इधर होगा। पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु, पॉइंट छोड़ेंगे बिंदु आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर समझेंगे कि अभी हिना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अभी हिना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मैंने यहां पर बोला कि ये हिना है और हिना के बाईं ओर अर्थात इधर ये अभी दूसरे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि रोहित हिना के दाईं ओर तीसरे पर है, तो हिना का दायां 1 2 3 यहां पर रोहित हो जाएगा, ये यहां पर रोहित हो जाएगा। आगे कहता है कि गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और फिर कह रहा है कि रोहित जतिन के बाईं ओर दूसरे पर है। तो जतिन के बाईं ओर दूसरे पर है तो जतिन को यहां लिख दो। जतिन के बाईं ओर दूसरे पर रोहित होगा और यहां पर कह रहा है गोपाल जतिन के दाईं ओर दूसरे पर है, तो जतिन का दायां पहला दूसरा, यहां पर गोपाल हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। काजल ईशा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ईशा के बाईं ओर तीसरे पर काजल जब आएगी जब ईशा को यहां बिठाओगे और ईशा के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा,
यहां पर काजल बिठाओगे। एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम है लीला, उसे यहां लिखेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा ओवर, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमने कहा क्वेश्चन में गोपाल के ठीक बाईं ओर कह रहा है, तो गोपाल के ठीक बाईं ओर अभी है, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाए, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त इस बात को प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथी, यहां तक पहले जल्दी से एक बार कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये यहां पर कथन दिए गए हैं दो, और कह रहा है कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, कौन निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा, बताओ। पहला, s लेस देन और इक्वल u, तो s से u तक जाना है। देखो पूरा का पूरा क्या था, p लेस देन और इक्वल q इज इक्वल टू r ग्रेटर s, फिर कॉमा लगाए, दूसरा आया तो कॉमा लगाए, q लेस देन और इक्वल t, q लेस देन और इक्वल t लेस देन और इक्वल u इज इक्वल टू v। तो कह रहा है s लेस देन और इक्वल u, s से u तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा, s से q और q से u। जब s से q जाऊंगा तो ग्रेटर और ग्रेटर लेस देन बन जाएगा, और लेस देन के आते ही लेस देन इक्वल गलत हो जाएगा, तो पहला वाला तो गलत है, पहला वाला तो गलत है। दूसरा कह रहा है s ग्रेटर p, सर s से p तक मैं उल्टा ही तो जाऊंगा, तो जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी, और लेफ्ट हो जाएगी तो ग्रेटर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी फैमिली बीच में आ गई, ये भी गलत है। v ग्रेटर और इक्वल p, v से p तक जाना है, कैसे जाऊंगा, v से u, u से t, t से q और q से p, उल्टा चलूंगा तो बराबर वाला तो बराबर ही रहेगा, ये जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, ये भी जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी, और ये जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगी। ग्रेटर इक्वल सीनियर है, ग्रेटर इक्वल सीनियर है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत बेहतर शानदार तरीके से आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे। थम्स अप करो ऐसे कितने साथी हैं जिनको बिल्कुल भी गलती होती ही नहीं है, अब गलती होती ही नहीं है। एक चीज और है, क्लास के लास्ट में आप लोगों से आज मुझे 10 मिनट बात और करनी है। सब लोग अगर कोई काम भी है तो कर लो क्लास के साथ साथ, पर लास्ट के 10 मिनट जुड़े रहना, क्लास में बहुत अहम मुद्दे पर बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यह प्रश्न क्या कह रहा है सुनो, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच दक्षिण की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। दक्षिण का मतलब होगा ऐसे, और दक्षिण में हमेशा ध्यान रखना इधर वाला लेफ्ट होता है और इधर वाला राइट होता है। हमारा राइट इसका लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट इसका राइट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे साथी। पहला कह रहा है बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, बी पंक्ति के छोर पर बैठा है, ध्यान रखना। मानकर चलो कि मैंने कहा एक में बी को इधर मान लेता हूं और एक डायग्राम में बी को इधर मान लेता हूं। बी के कॉमन स्टेप की बात करूं तो इसने बोला है डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में है, डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में है। तो मुझे एक बात बताओ, बायां इधर है तो यहां डी को इधर बिठाऊंगा तो इसका छोर खत्म हो जाएगा, इसलिए बी को आप इस छोर पर बिठाओ, ज्यादा बढ़िया है, और डी को इसके पड़ोस में बिठा दो। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां पर टोटल 8 है, तो ये 2 हो गए, 2 के बाद ये 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे सभी प्यारे साथी समझना। आगे इसने बोला है कि जी सी के बाएं ठीक पड़ोस में है, तो सी के बाएं पड़ोस में जी बैठा है, जी सी के बाएं ठीक पड़ोस में है, जी सी के बाएं ठीक पड़ोस में है, ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में, ए एच के बाएं ठीक पड़ोस में, और सी के दाएं ठीक पड़ोस में है।
तो सी के दाएं इधर कौन और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए, तो यहां पर ए आएगा, और ए एच के ठीक बाएं तो एच यहां पर आएगा। प्यारे साथी आगे कह रहा है कि ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति हैं। ई के दाएं 3 व्यक्ति हैं, तो ई को यहां बिठा दो क्योंकि इसका दायां इधर है। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखेंगे कि ये 4 व्यक्ति लगातार बिठाने, एच ए सी जी, तो मैं यहां बिठा दूंगा एच ए सी और जी। बच गया कौन, ए बी सी डी ई एफ बच गया, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन ओवर हो गया। थम्स अप करो कितने लोगों ने सेम बनाया, बी डी एफ ई एच ए सी जी। इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं होती है सिटिंग अरेंजमेंट की। कह रहा है डी के बाएं ठीक पड़ोस में कौन है, जल्दी जल्दी में डी के बाएं, इधर बी को मत गिन लेना, बायां इसके हिसाब से है, इनका मुंह दक्षिण में है तो डी का बायां एफ होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई साहब अगला सवाल है समीकरण पर आधारित ब्लड रिलेशन में समीकरण आपको बताना है। बोला कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए ई की पुत्री होगी, ई की पुत्री ए होगी, पुत्री है तो माइनस। कह रहा है ए प्लस ई, तो ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, तो ए प्लस ई ए ई की पुत्री है। आगे कह रहा है ई माइनस एफ, माइनस का मतलब ये रहा ए माइनस बी ए बी की पत्नी है, तो ई एफ की पत्नी होगी। ई पत्नी है तो माइनस एफ की पत्नी होगी, तो एफ इसका पति हो जाएगा। एफ गुणा एन, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एफ एन का पिता है, एफ प्लस है एन का पिता है। फिर बोला कि एन भाग एस, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एन एस का भाई होगा, भाई है तो प्लस एस का भाई होगा। सवाल ने कहा है ए का एस से क्या संबंध है, ए का एस से क्या संबंध है, मतलब ये जो ए है ये कौन लगेगा एस का, तो एस के पिता कौन है एफ, और एफ की पत्नी है ई, पिता की पत्नी यानी कि माता जी, और ये माता जी की बेटी है। माता जी की बेटी मतलब बहन होंगी। सी ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। सबको बातें समझ में आई, सी सबका सही है, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताओ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। बताओ भाई, सवाल को ध्यान से सुनना साथी। सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आर यू वाई क्यू का एक संबंध है के एन आर जे से, वैसे ही ओ आर वी एन का एच के ओ जी से है, तो एल ओ एस के का किससे होगा। लॉजिक बताओ, लॉजिक बता सकते हो क्या, क्या लॉजिक लग रहा होगा। देखो आर 18 पर के 11 पर तो माइनस का 7 हुआ है, यू 21 पर एन 14 पर तो माइनस का 7 है, वाई 25 आर 18 तो माइनस का 7 है, क्यू 17 जे 10 तो माइनस का 7 है। हर एक वैल्यू माइनस का 7 हुई है, तो एल 12 में से 7 गए 5 पर ई आ जाएगा, ओ 15 में से 7 गए 8 पर एच आएगा, एस 19 में से 7 गए 12 पर एल, के 11 में से 7 गए 4 पर डी, ई एच एल डी करेक्ट वैल्यू होगी। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, देखो ध्यान से, सवाल को गौर से देखना साथी, समझना क्या बोला।
1 3 7, 1 3 7, 8 5, 8 5 6 और 4, 13 78 564। प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। विषम में एक जोड़ दो, 1 + 1, 3 + 1, 7 + 1, 5 + 1। और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, 8 - 2, 6 - 2, 4 - 2। क्या बन गया ये पूरा समीकरण? 1 और 1 2, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 8 में से 2 गए 6, 5 और 1 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2। जल्दी बताओ, क्या बिल्कुल सेम आपने ऐसे ही बनाया है? ये 24 86 642 क्या आपके पास भी प्राप्त होने वाली संख्या है? मैंने कहा कि ये कहता है कि नई संख्या में जो निर्मित नई संख्या ये है, सबसे बड़े अंक, सबसे बड़ा अंक क्या है? 8 है। 8 सबसे बड़ा अंक है। सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक, कितना है छोटा? 2 है, का अंतर ज्ञात करें। 8 और 2 का अंतर 6 होगा। 6 होगा तो करेक्ट जवाब ए ऑप्शन होगा। थम्स अप क्यों नहीं आया आप लोगों के? क्या आपने ऐसे नहीं बनाया? क्या मैंने गलत कर दिया है भाई? क्या मैंने गलत कर दिया? बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी। तो करेक्ट आंसर क्या आया? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो अपने आप में बेस्ट है। करने की कोशिश करो और बताओ क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, सवाल की अगर बात करूं तो इसने बोला PQRSTU प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन तैरने जाते हैं। तैरने जाते हैं प्यारे साथी। कितने लोगों को तैरना आता है तुम में से? है भाई, आता है तैरना कि नहीं आता है? तो मैंने कहा सोमवार से रविवार तक, तो सोमवार से रविवार तक गए। सोमवार अर्थात मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। सही है, बहुत सही है। कह रहा है कि पी शनिवार को तैरने जाता है, तो पी जाता है सैटरडे को तैरने। सैटरडे को बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं कि हाँ भैया आता है। पी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो पी और यू के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 और यू को लिख दो यहां। यू को मैंने ट्यूसडे पर लिख दिया, 1 2 3 बीच में हो गए। यू और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यू और टी के बीच ये 2 व्यक्ति ले लो और टी को यहां पर लिख दो। क्यू और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, क्यू और आर को भी ले लेंगे। एस और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एस और वी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। और यहां पर कह रहा है एस और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनना, इसने बोला क्यू और आर के बीच 2 हैं। मानो कि क्यू ये है, आर ये है और बीच में 2 हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आर ऊपर आ जाए, क्यू नीचे आ जाए, बीच में ये 2 आ जाए। और इसने यहां पर बोला कि एस और आर के बीच केवल 2 हैं, तो एस और आर के बीच केवल 2 तब आएंगे जब आर के ऊपर यहां पर एस आएगा, और यहां 2 तब आएंगे जब यहां पर एस आएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब एक बड़ा स्पष्ट सा है, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति ऐसे बैठ रहे हैं। सही है। और एस और वी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 वी यहां आएगा, 1 2 3 वी यहां आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कौन सा सेटअप सही होगा? कौन सा सेटअप सही है? क्यू को ऊपर लिखूं या कहां लिखूं? जल्दी से बताओ, इन दोनों में से लेफ्ट वाला ज्यादा सही है या राइट वाला ज्यादा सही है? ध्यान देना, अगर मैं इसे लिखता हूं
तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, क्यू और इसने बोला क्यू को मान के चलो, इसने यहां पे जो बोला कि क्यू और आर के बीच केवल 2 हैं, तो मैं अगर क्यू को यहां लिख दूं तो 1 2 यहां पर आर लिख देता हूं, सही है ना। और फिर इसने बोला कि एस और वी के बीच केवल 3 है, तो मैं एस को यहां पर लिख देता हूं, 1 2 3 यहां पर वी को लिख देता हूं। और एस और आर के बीच केवल 2 है, तो एस और आर के बीच 2 हो गए। क्वेश्चन इज ओवर, फिर इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। जल्दी बताओ कितने लोगों ने सेम बनाया है, थम्स अप कर दो कितने लोगों ने सेम है, बाकी कॉपी कर लो। क्यू यू वी आर टी पी एस बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है कि टी कब तैरने जाता है, टी कब जाता है, तो टी जाता है फ्राइडे को, अर्थात शुक्रवार को। बी ऑप्शन राइट है, सही है, बहुत बढ़िया। तैरने के ऊपर एक चीज याद आ रही है ना, किताब में आपने पढ़ा था, संस्कृत की किताब में 7वीं 8वीं क्लास की शायद बातें हैं, एक अध्याय हुआ करता था। उस अध्याय में था कि भाई एक टीचर थे, गुरुजी थे, वो एक नाव में यात्रा कर रहे, तो जब वो नाव में यात्रा कर रहे तो उसके बाद जो नाविक था, मतलब नाव चलाने वाला था, उससे पूछने लगे कि हाँ भाई हिंदी आती है तुमको, हिंदी? वो बोला कि नहीं जी मुझे तो हिंदी नहीं आती। क्या रे, तुमको हिंदी नहीं आती, तुमने 20% जीवन बेकार कर दिया। थोड़ी देर बाद नाव आगे कुचली, बोले कि बेटा इंग्लिश आवे इंग्लिश, कि ना जी मुझ पे भी इंग्लिश भी नहीं आती। क्या रे, फिर तो तुमने 40% जीवन व्यर्थ कर दिया। फिर क्या आगे को और नाव जब बीच में पहुंच गई अब नाव, तो उसके बाद बोले कि अच्छा ये बताओ संस्कृत आती है संस्कृत? कि ना जी मुंह पे सब कुछ आता तो फिर मैं नाव क्यों चलाता हूं। क्या रे, तुमने तो यार 70% जीवन व्यर्थ कर दिया। अब उतनी देर में नाव डगमगाने लगी, और भाई साहब जैसे ही नाव टेढ़ी हो गए, नदी में एक साथ उफान सा आया, तूफान सा, तो वो बोला हाँ जी गुरुजी तैरनो आवे तैरनो। गुरुजी बोले ना यार तैरनो तो ना आवे। क्या गुरुजी तुमने अपना 100% जीवन ही व्यर्थ कर दिया। तो ये किताब में था, मतलब मुझे इससे याद आ गया, कई बार आदमी मौके पे इतनी तगड़ी चोट देवे ना, अगर गुरुजी तैरना आवे कि ना बाबू, कि तुमने अपना 100% जीवन ही व्यर्थ कर दिया। तो ऐसा भी है कि भैया मौके पे कोई कोई आदमी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट आप लोगों की चल नहीं पा रही है किसी कारण से, मैं ठीक कर देता हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। चलो बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहने और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण संस्थान समिति की जांच के दायरे में आ गया है। जांच हो रही है भैया संस्थान समिति की। एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल है, अगर मान के चलो नहीं हो पाई चीजें प्रॉपर तरीके से तो बिल्कुल है। आगे कह रहा है कि संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। बिल्कुल सही है, पहला भी और दूसरा भी बिल्कुल सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो जवाब होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करो इसका जवाब क्या है। बताओ जल्दी से।
बताओ भाई मेरे सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या है? देखो ध्यान से, 2077 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? मेरे भाई आप जानते हैं कि कैलेंडर जो साधारण वर्ष का होता है वो 11 साल बाद दोहराया जाता है, 11 साल बाद। लेकिन अगर 2077 में 11 जोड़कर लीप वर्ष आ गया तो 6 साल बाद दोहराया जाएगा। जब 6 जोड़ूंगा तो 2077 प्लस 6 कितना हो जाएगा बताओ? 2077 और 6, 77 है ना, बिल्कुल। अगर मैं पहले 11 जोड़ता तो ये 7 1 8 7 1 8 2088 बनता, जो कि लीप वर्ष था। इसलिए 11 ना जोड़कर 6 ही जोड़ेंगे और 2083 को हम क्वेश्चन का आंसर बना देंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता जाओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। सवाल कहता है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन है। बताओ भाई, सवाल कह रहा है यदि मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये विभाग अध्यक्ष ने एक जूनियर को बोला है। पहला, विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। ध्यान रखना, कोई भी सलाह दी जा रही है, कोई आदेश दिया जा रहा है या कुछ भी सुझाव है, वो इस उम्मीद से ही दिया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसका पालन करेगा। तो पहला वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा कह रहा है कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। आप कैसे कह दोगे कि कोई नहीं कर रहा है? आप कैसे कह दोगे कि कोई नहीं कर रहा? यह बिल्कुल गलत होगा। तो जवाब है कि पहली ही धारणा निहित है, केवल फर्स्ट धारणा निहित होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाएंगे और इसके आंसर पर आएंगे। सवाल को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। ये डायरेक्शन होते हैं, आप लोग प्रॉपर जानते हैं। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मुझे नहीं पता ये कौन सी दिशा में जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट साइड मुड़ता है, और 60 मीटर चलता है। फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, तो ये लेफ्ट हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर, तो ये राइट हो गया। उसके उपरांत बाईं ओर मुड़कर अर्थात लेफ्ट साइड मुड़कर 70 मीटर और अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर 60, लेफ्ट साइड। सवाल ने कहा कि यदि वह व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो बताइए उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। इस क्लास में क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन है? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बाकी क्वेश्चन ने तो यही दम तोड़ दिया है। जो ये समझ गया कि क्वेश्चन उल्टा है उसके लिए बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व कहां है? उत्तर ऊपर है और पूर्व यहां है, और इनके मध्य के डायरेक्शन को मैं उत्तर पूर्व बोलूंगा। मेरा क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन उल्टा है, इस बात को कितने लोग जानते हैं? ये क्वेश्चन उल्टा क्यों है? जब क्वेश्चन में शुरू की दिशा देता है, लास्ट की दिशा पूछता है, तो समझ जाओ क्वेश्चन सीधा है। लेकिन अगर शुरू की दिशा कह रहा है कि किसी दिशा में जा रहा है और लास्ट की दिशा देकर कि अब इस दिशा में, और आपसे पूछ रहा है बताओ उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, तो समझ जाओ कि क्वेश्चन उल्टा है। समझ जाओ कि क्वेश्चन उल्टा है। उल्टे क्वेश्चन में क्या करोगे? राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म। बस इतना काम कर देना कि जो लास्ट में लेफ्ट बचा है, इस लेफ्ट का विपरीत कर देना। इतना काम अगर कर सकते हो तो कर देना। लेफ्ट का विपरीत करोगे तो राइट होगा, और राइट जब इसे घुमाओगे 90 डिग्री घूमता है, ध्यान रखेंगे। उत्तर पूर्व का 90 डिग्री राइट में ये
दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं नीचे दक्षिण होता है, यहां पूर्व है, तो बीच में ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा और सी ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर। अब आप कहीं भी आपने दूरियां क्यों नहीं ली, दूरी लास्ट में पूछी नहीं गई थी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको बताना है सबसे अलग कौन है, आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, कायर और ईमानदार। मैं कहूं आप आत्मविश्वासी हो, यानी आपको अपने ऊपर विश्वास है, कैसी फीलिंग आएगी तुम्हें, पॉजिटिव। मैं कहूं आप बहुत बुद्धिमान हो बच्चा, आप कहोगे वाह भैया बहुत बढ़िया कह रहे हो, जी करे आप कहते ही रहो। मैं कहूं आप ईमानदार हो, आप कहोगे भैया बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपसे कहूं गुड्डा तू तो कायर है, कायर हो तुम, कायर हो तुम। मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो तुम कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कायर एक नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है, बाकी सब सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन के साथ आपका भाई चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और ध्यान से समझो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने क्या बोला है, सवाल कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने की प्राथमिकता का कारण यह है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं गुड्डा, आपने ऐसे समझो, आपने फॉर्म भरा है यूपी पुलिस का, क्यों भरा है, क्यों भरा है, देखो देश की सेवा करने का अवसर, मैंने कहा यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। मुझे सबसे पहले, मैं लास्ट से पढ़ना शुरू करता हूं, तुमने अपनी शक्ति और अधिकारों के लिए किया है, शक्ति और अधिकारों के लिए। अधिकार तो बाबा साहब ने आम आदमी को भी उतने दिलाए हैं कि संविधान के तहत वो अपनी बात कहीं भी रख सकता है, कानून उसकी मदद करता है। और आज सौभाग्य की बात है कि उनकी जयंती भी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि हमारा हक किसने हमें दिया या किसी ने मार लिया, यह हमें कैसे पता चलता है, ये हमें अगर बाबा साहब ना होते तो कभी पता नहीं चलता। बाबा साहब की भी देन है कि हम बड़ी बढ़िया तरीके से अपनी बात रख पाते हैं। चार लोग इकट्ठे होकर किसी के सामने किसी चीज का विरोध कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक संविधान जैसी चीज है जो बाबा साहब ने हमें दी है। ध्यान से सुनना, तो भाई ये तो नॉर्मल, इसके लिए नौकरी थोड़ी ना, तो इसका मतलब ये तो मेरे प्यारे दोस्त सबके लिए समानता का अधिकार दिया ना बाबा साहब ने, तो इसका मतलब डी तो है ही नहीं, मतलब वो तो सबके लिए है। ऐसे थोड़ी कि आप वर्दी पहनोगे तभी आप लोगों को अधिकार मिलेंगे, आम आदमी को भी अधिकार इस देश में उपलब्ध है। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह, मतलब तुम पुलिस में इसलिए जाना चाहते हो कि मैं अपराधियों को पकड़ूंगा, नहीं, ये भी नहीं है। यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी इसलिए कि यार प्राइवेट नौकरी तो चली जाएगी, इसमें रहूंगा तो नौकरी रहेगी, नहीं गुड्डा, आप ध्यान रखना, देश की सेवा करने का अवसर आपको मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना। मुझे बताओ कौन से ऑप्शन के अनुसार रख दूं ताकि ये समीकरण सही हो जाए। जल्दी से एक बार बता दो कौन से ऑप्शन के आधार पर रख दूं ताकि समीकरण एकदम सही हो जाए, है ना। भाग गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस भाग, बताओ जल्दी से, बोलो कौन से समीकरण के आधार पर यह सही होगा। तो प्यारे दोस्त बिल्कुल बी ऑप्शन सबसे ज्यादा, चेक करें, माइनस और प्लस, तो माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर माइनस। मैंने कहा भाग देना, 13 एकम 13, कितने बचे मेरे प्यारे दोस्त, भाग दे के बताओ जल्दी से कितना बचेगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त 13 से भाग देना 247 में, जल्दी बताओ कितनी बार जाएगा। अरे भाग दे के बता दो जल्दी से, कहां रह गए सभी, कमेंट करो जल्दी से।
ये जो फालतू कमेंट कर रहे हैं पढ़ाई से हटकर, इनको सबको टाइम आउट करो, सबको टाइम आउट करो जो पढ़ाई से हटकर कमेंट कर रहे हैं। 19 बार भाग चला जाएगा, माइनस का 16 गुणा का 3 प्लस का 148, चेक करेंगे। 19 माइनस 16 तिया 48 और प्लस का 148, 148 और 19 जोड़ना, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 14 1 15 और 1 16 और 48 घटा दो, 17 में से 8 गई 9, 15 में से 14 4 गई तो 11, 15 में से 4 गई 11, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और निम्नलिखित का आंसर दें। ऐसे कितने प्रतीक हैं, पहले प्रतीक को फोकस करो, ये प्रतीक है, ये प्रतीक, प्रतीक 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 प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है। ऐसे प्रतीक देखो जिनके ठीक पहले एक संख्या है, तो इसके पहले 5 एक संख्या है, इसके पहले 5 एक संख्या, स्टार से पहले संख्या नहीं है, काट दो। इससे पहले संख्या, इससे पहले संख्या, इससे पहले संख्या है, इससे पहले संख्या, इससे पहले संख्या है, डॉलर से पहले संख्या नहीं है, काट दो। और हेड से पहले भी नहीं है, काट दो। इससे पहले संख्या, इससे पहले संख्या, एट द रेट से पहले संख्या नहीं है, काट दो। और आगे कह रहा है कि ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है, यानी बाद में एक अन्य प्रतीक है, तो इसके बाद में तो 5 है, प्रतीक नहीं है। इसके प्लस के बाद में देखो परसेंट एक प्रतीक है, तो एक तो ये प्लस वाली वैल्यू बन गई। दूसरा, इसके बाद प्रतीक नहीं है, काट दो। 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 इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद प्रतीक है, बिल्कुल, तो एक क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू बनेगी, ये पहले ही कट गई। और इसके बाद प्रतीक नहीं है, इसके बाद प्रतीक नहीं है, काट दो। इसके बाद प्रतीक है परसेंट, एक परसेंट वाली वैल्यू। थम्स अप कहां है भाई तुम लोगों के? प्लस क्वेश्चन मार्क और परसेंट को ही चुना था ना आपने, ध्यान दो। इनके अलावा तो नहीं है कुछ, ऐसा तो नहीं है मैं कोई से 3 कह रहा हूं, आप कोई से 3 कह रहे हैं और बस खुशी हो रहे हैं कि 3 आंसर आ गया। क्या आपके भी यही 3 थे? प्लस क्वेश्चन मार्क और परसेंट, तो जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर साथी। नेक्स्ट अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना कि क्या कह रहा है। इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, उस ट्रिक के आधार पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और उसके बाद पश्चिम आ जाएगा। तो मैंने यहां पर बोला कि बिंदु बी बिंदु यू से ड्राइव करना शुरू करता है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो दक्षिण की वैल्यू 5 लिख दूंगा। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, इसका दायां इधर होगा 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर, इसका दायां कुछ नहीं है तो यहां पर 16 आ जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसका दायां इधर ये 3 किलोमीटर आएगा। फिर बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, 3 का बायां इधर होगा, ये 1 किलोमीटर होगा। फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, इसका दायां इधर ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। अंत में दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, इसका दायां इधर ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। बिंदु एक्स पर रुकता है, बिंदु यू पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, ध्यान देना। तो मैंने कहा कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। ये बात आप प्रॉपर जानते होंगे कि अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू अगर बराबर बराबर होती है तो वो कट जाता है। तो यहां पर 16 और 1 17 से दक्षिण का 5 और 12 17 कट जाएगा। पूर्व के पास 3 2 5 बचा, पश्चिम के पास 2 बचा,
तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, लेकिन ज्यादा वैल्यू ठीक है पूर्व की है, 3 पूर्व मत लगा देना जल्दी जल्दी में। कल भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है उस मुद्दे की होती है। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि उसे फिर से उसी बिंदु पर पहुंचना है तो कौन सी दिशा में जाना है, यानी लास्ट वाले बिंदु से शुरू वाले बिंदु पर जाना है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों पश्चिम वैल्यू हो जाएगी और 3 पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, तो करेक्ट जवाब डी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और ध्यान से सुनेंगे। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, कंटेंट बताओ कैसा लग रहा है। एक एक क्वेश्चन प्यारा है ना, एक एक क्वेश्चन अपने आप में समझाने वाला है ना। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर एग्जाम का स्तर यहां होगा और मैं आपको यहां तक लेके चलूंगा तो थोड़ा बहुत 19-20 भी हुआ तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं हल्का सा कठिन लेके ही चलूंगा आपके लिए। ध्यान से सुनेंगे। कह रहे 7 बक्से हैं ये, हमसे बोला कि एल के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं। मानकर चलो ये एल है, तो एल के नीचे 1 2 3 बक्से हैं। मैंने कहा अगर ये एल है तो एल से नीचे 1 2 केवल 3 बक्से हैं। अगर एल से नीचे 3 है तो एल के ऊपर भी तो 3 ही होंगे, क्योंकि टोटल 7 ही तो हैं। 3 नीचे होंगे, 3 ऊपर हो जाएंगे। अब सुनो, एल और जेड के बीच केवल 2 बक्से हैं, तो जेड सबसे ऊपर भी आ सकता है, सबसे नीचे भी आ सकता है। मैं दोनों केस लेके चलता हूं। मान के चलो एल यहां भी है, 3 बक्से नीचे हैं, 3 बक्से ऊपर हैं। मैं जेड को इसमें यहां लिख देता हूं, इसमें यहां लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि एल और जेड के बीच केवल 2 बक्से हैं, तो ऊपर जेड जाएगा तो ये 2 आएंगे, नीचे जेड जाएगा तो ये 2 आएंगे। मैंने दोनों केस को ले लिया, इनमें से या तो ये सही है या ये सही है, पता चलेगा कौन सा सही है। केवल ए बी के ठीक ऊपर रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, केवल ए रखा गया है बी के ठीक ऊपर। इसका मतलब क्या है? केवल शब्द हमेशा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि बी के ऊपर कोई और नहीं है, केवल ए है। अगर मैं यहां पर देखूं तो बी यहां आना चाहिए, यहां ऊपर जेड बन रहा है, तो ये इक्वेशन हो गई गलत। तो यहां पर बी को रख दो और बी के ऊपर ए को रख दो, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसने बोला केवल ए बी के ठीक ऊपर है, तो बी के ठीक ऊपर केवल ए है, कोई और नहीं है। एक्स को वाई के नीचे किसी स्थान पर और सी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एक्स को वाई के नीचे और सी के ऊपर रखा गया है, तो इसका मतलब 3 स्टेप जो बच रहे हैं उनमें वाई एक्स सी ऐसे बना दो, वाई यहां, एक्स यहां, सी यहां। कंफर्म हुआ? जल्दी से बताओ कितने लोगों का सेम प्लान था कि हाँ हमने ऐसे ही किया था। तो ए बी वाई एल एक्स सी जेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि कौन सा नीचे से दूसरा है, तो नीचे से जेड पहला है और दूसरा सी है। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल, कौन अलग है बताओ? भैया कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख और भूटान में भूटान ही तो अलग है, क्योंकि ये केंद्र शासित सॉरी बाकी सभी के सभी केंद्र शासित हैं। कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया। मैंने कहा भूटान हमारा देश नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है ये। भूटान राइट आंसर होगा। यहां पर देखो सवाल कह रहे सर्ट मिल्क वाओ का कोड SHDXRK है और यहां पर पाई वाओ फॉर्क का इतना है, तो ये वाओ का पूछ रहा है, तो ये इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। अगर ये दोनों जगह मौजूद है तो इसका कोड भी दोनों जगह मौजूद होगा। तो यहां पर क्या SH दोनों में मौजूद है? नहीं। DX दोनों में नहीं, R के दोनों में नहीं है, तो फिर क्या होगा? VOW बोलो, फिर क्या होगा? दोनों में कौन है? SH नहीं तो
बताओ भाई, VOWPIE दोनों में आया ये, तो फिर क्या होगा? GG नहीं है, SH है कॉमन, SH यहां भी है और यहां भी है, तो SH ही आंसर हो जाएगा, SH आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ जी इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को एक बार पहले ध्यान से पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर मुझे आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन यहां पर कहता है कि मेरे प्यारे साथियों, कथन कारण का है, भले ही स्कूल एक्स के छात्र पिछले 3 वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 3 में रहे, कोई एक्स स्कूल है, पिछले 3 साल से उसके बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 3 में उसके स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन स्कूल को कभी भी सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार नहीं मिला है। 3 साल से लगातार टॉपर दे रहा है और उसे सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार नहीं मिला है। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कहता है पहला, स्कूल एक्स में ट्यूशन फीस अधिक है। दूसरा, अब देखो फीस के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या ही कह सकता हूं जब ऊपर कुछ बताया ही नहीं गया है। तो दूसरा कह रहा है सर्वश्रेष्ठ स्कूल का एक पुरस्कार शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी ध्यान में रखता है। तो बिल्कुल यही कारण रहा होगा, यही कारण रहा होगा कि वो अन्य गतिविधियों को भी ध्यान में रखता होगा मेरे दोस्त, इस वजह से ही तो नहीं मिला, नहीं तो मिल ही जाता। तो मैं यहां पर बोलूंगा केवल सेकंड एक संभावित कारण है, निश्चित कारण नहीं, संभावित कारण उसने बोला है। चलो जी नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल लिख रहा है कि एस डी का भाई है, एस भाई है तो प्लस, डी का भाई है, डी एफ का पिता है, डी पिता है तो प्लस, एफ का पिता है, डी एफ से एक पीढ़ी ऊपर होगा, एफ जी की माता है, एफ माता है तो माइनस, जी की माता है तो जी को यहां लिख दो, जी एच की पत्नी है तो जी पत्नी है तो माइनस, एच की पत्नी है तो एच इसका कौन होगा? पति होगा। एस का एच से क्या रिश्ता है? ये जो एस है ये कौन है? एच का, तो एच की पत्नी, पत्नी की माता, पत्नी की माता, ये एच की कौन है? पत्नी। मैंने कहा पत्नी की माता कौन है? एफ, पत्नी की माता, पत्नी की माता के पिता, माता के पिता यानी डी, पत्नी की माता के पिता और पिता के भी भाई है, के भाई, खूब लंबा चौड़ा रिलेशन है। पत्नी की माता के पिता के भाई, पत्नी की माता के पिता के भाई, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, पत्नी की माता के पिता के भाई। बहुत बढ़िया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। व्रत की संख्या काउंट करना भाई, इसमें व्रत बताना जल्दी से कितने होंगे, कोई ट्रिक की में आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट काउंटिंग हो सकती है। कैसे काउंटिंग होगी? तो मैंने यहां पर क्या बोला कि ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, मैंने कहा कि ये दूसरा सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल, मानो कि प्यारे साथी ये तीसरा सर्कल हो गया, ये वाला सर्कल चौथा सर्कल हो गया, चौथा, ये वाला सर्कल पांचवा सर्कल हो गया, मैंने कहा कि ये वाला सर्कल छठा सर्कल हो गया, ये वाला सर्कल सातवां सर्कल हो गया, ये सर्कल आठवां सर्कल हो गया, ये सर्कल नौवां सर्कल हो गया, ये सर्कल 10वां सर्कल हो गया, ये 11वां सर्कल हो गया, ये 12वां सर्कल हो गया और लास्ट में ये 13वां सर्कल हो गया। 13 सर्कल हैं, 13 सर्कल हैं इसके अंदर, 13 सर्कल हैं। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन राइट है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ, देखो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। देखो ध्यान से, एक संख्या लिख रही थी 58,214, 58,214, ये संख्या ही तो मैंने यहां लिखी है। 5 में 2 जोड़ो, 8 में 2 जोड़ो, 2 में 2 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ो, 4 में 2 जोड़ो, 5 और 2 7, 7 आ गया, 8 और 2 10, 10 में इकाई का अंक 0 आ गया, 2 और 2 4, 4 आ गया, 2 और 1 3, 3 आ गया, 4 और 2 6, 6 आ गया। मैंने बोला कि जितनी भी संख्याएं हैं 2 2 जोड़ रहा है, और जो इकलौती है उसे ऐसे ही दिख रहा है, जो डबल है उसमें इकाई का अंक लिख देता है। तो यहां पर 7 3 928 प्लस 2 9 हुआ, 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 2 11, और 11 में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 1 है। 2 प्लस 2 4, तो 4 ही आ गया, 2 प्लस 2 4, और 8 प्लस 2 10, 10 में इकाई का अंक कितना है 0। तो 95 140 बना दो, ये डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात एकदम प्रॉपर समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 24वें क्वेश्चन का जवाब। गुड्डा आज 30 सवाल रखेंगे हम क्लास में, आज 30 क्वेश्चनों की हमने क्लास रखी है, तो 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। हम सब करेंगे एक बार भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 23वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, बताया तो है गुड्डा। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने क्या बोला, आप इस 28 और 12 को जोड़ोगे तो 40 बनेगा, 22 और 18 को जोड़ोगे तो 40 बनेगा। आमने सामने का योगफल बराबर बराबर है साथी। मैंने कहा 30 और 40 70, ये 34 और 36 भी 70 हो गए। तो ये 26 और 18 कितना है, 26 10 36 8 44, तो 22 में 22 ही जोड़ दो, 44 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे क्या कह रहा है। हमसे बोला, क्या तंबाकू उत्पादों की बिक्री हर एक शहर की कुछ एक दुकानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। क्या तंबाकू उत्पादों की बिक्री हर एक शहर की कुछ एक दुकानों तक ही सीमित रहनी चाहिए, यानी कुछ दुकानों तक ही सीमित रखो उनकी बिक्री, सब पर मत भेजो, ये कह रहा है। पहला कह रहा है देखो इसमें हाँ या नहीं मत पढ़ा करो आप लोग, हाँ या नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे आया करो। इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में काफी कमी आएगी। अब एक बात बताओ कि अगर दुकान है, अगर दुकान है तो उन दुकानों में मानकर चलो कम जैसे एक तो मान के चलो 10 दुकान है तुम्हारे शहर में, एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर 10 की 10 दुकानों पे सामान मिल रहा है तो सीधी बात है उसकी खपत भी खूब होगी, क्योंकि हर एक ग्राहक पे आराम से पहुंच रहा है। और मान के चलो 10 पे है ही नहीं, एक दुकान पे उपलब्ध है या 2 दुकान पे उपलब्ध है, तो सीधी सी बात है खपत में कमी आई, क्योंकि अब हर व्यक्ति को वो उपलब्धता आसानी से नहीं मिल रही। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है जो तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें वे सुविधाजनक स्थानों पर मिलने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल इसके साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, धूम्रपान निषेध है, इस बात का ध्यान रखते हुए ही जवाब देंगे। सही है, तो पहला ही सही होगा, केवल तर्क फर्स्ट सही है। नेक्स्ट अगला सवाल ध्यान से सुनो। U21 पर, T20 पर, S19 पर, R18 पर एक एक घट रहा है, तो अब Q आ जाएगा 17 पर। Q से शुरू होगा तो ये गलत और ये गलत,
लास्ट में देखो तो 14 4 18 4 22 4 26 4 30, लास्ट में 30 होगा। क्यू से शुरू होगा और लास्ट में 30 होगा, क्यू से शुरू होगा और लास्ट में 30 होगा। मैंने कहा क्यू से शुरू होगा, लास्ट में 30 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। बाएं छोर से अर्थात यहां से गीता का स्थान 16वां है साथी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सुनीता गीता के दाएं 21वें पर है, सुनीता गीता के दाएं यहां 21वें पर है, तो मेरे प्यारे दोस्त सुनीता इसका मतलब यहां आ गई। पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान पूछ रहा है। अगर मैं यहां 21 जोड़ दूं तो ये 21 10 31 मतलब 16 और 10 ऐसे डायरेक्ट देखूं तो 6 और 1 7 2 1 3 37 हो गया। टोटल कितने 73, लेफ्ट से कितना हो गया 37, राइट से पूछ रहा है। जब आपके पास टोटल वैल्यू है, जब आपके पास टोटल वैल्यू है और एक साइड से स्थिति पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा देते हैं। तो यहां पर 73 में एक जोड़कर 37 को घटा दिया, 74 माइनस 37 बराबर 37 ही आंसर हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले आधे हिस्से को व्युत्क्रमित किया जाता है, पहले आधे हिस्से का मतलब समझ रहे हैं, ए से लेकर एम तक, अर्थात ए से एम को उसने एम से ए बना दिया और लास्ट के हिस्से को एन से जेड ही रखेगा। सही है। कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के दाईं ओर 7वां होगा। बाएं से 15वें के दाएं 7वां, तो ये लेफ्ट और राइट को मैंने जोड़ दिया तो 15 और 7 22 हो गया, और लेफ्ट से अर्थात इधर से 22वां चाहिए। तो यहां पर ये श्रृंखला जो 13 अक्षरों की है एम से ए, मान के चलता हूं कि ये उल्टी है, ये बिल्कुल विपरीत है। लेकिन एक बात बताओ कि उसके बाद 14 से तो एन आ गया, 15 पर ओ, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी, ये तो सीधा ही आएगा, तो वी डायरेक्ट 22 पर हो जाएगा, वी डायरेक्ट 22 पर हो जाएगा। और 22 पर मेरे क्वेश्चन का आंसर वी, और वी का मतलब है बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग केवल चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। कितने लोग केवल चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, यानी चाय भी पसंद करते हैं और कॉफी भी, और केवल चाय और कॉफी बोला है तो सूप वाली वैल्यू अर्थात 8 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी में 13 प्लस 8 बराबर 21 आंसर मत देना, इसका आंसर केवल 13 रहेगा, केवल 13 रहेगा, क्योंकि यही चाय और कॉफी में वैल्यू काउंट हो रही है। बात समझ में आ गई। तो मैं केवल 13 रखूंगा। अगर कहता कितने लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, केवल शब्द नहीं बोलता, तो फिर मैं 8 को ऐड कर सकता था। नेक्स्ट अगला सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब 17वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई मेरे दोस्त, 17वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। 17वें क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने 17वें क्वेश्चन में क्या बना दिया ऐसा जो भाई बिल्कुल दिक्कत हो गई। ए बी वाई एल एक्स सी जेड, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी मिला के देख लो। एल के नीचे केवल 3 है, एल के नीचे केवल 3 है, एक्स सी जेड। एल और जेड के बीच केवल 2 है, एल और जेड के बीच केवल 2, एक्स और सी। केवल ए बी के ठीक ऊपर है, बिल्कुल केवल ए बी के ठीक ऊपर है। आगे कह रहा है कि x को y के नीचे किसी स्थान पर, बिल्कुल x को y के नीचे किसी स्थान पर रखा है। और आगे कह रहा है c के ऊपर किसी स्थान पर, तो c के ऊपर। सही तो है मेरे भाई, क्या दिक्कत हो गई है भाई, बताओ जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे। कह रहा है एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए। पहला कह रहा है सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, सहमत हैं। प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। अब भाई मान के चलो किसी व्यक्ति की जान गई है तो वो किसकी वजह से गई है, उस पर कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ना। तो दोनों के दोनों राइट होंगे, कार्यवाहियां फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अब लास्ट में मैं आपसे 5-10 मिनट बात करना चाहता हूं, सही गलत का फैसला आप लोग करना और जरूर बताना कि अगर मैं भी गलत हूं तो गलत कह देना, मैं गलत हूं तो गलत कह देना। और मेरे प्यारे दोस्तों बाकी क्या वास्तविकता है एक बार थम्स अप करो, सुन के जाओगे ना। 5-10 मिनट की बातें हैं, जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं, क्वेश्चन 30 ही कराऊंगा पर मुद्दा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। मानकर चलो 1% थोड़ा सा सोच के चलो कि मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो कि मैंने जुआ खेला। मैं यहां पर एक आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मानकर चलो कि मैंने जुआ खेला, मैंने चाहे ड्रीम 11 में पैसा लगाया या उस जैसे अन्य किसी गेम वगैरह में पैसा लगाया और मैं उसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए हार गया। सबसे पहला सवाल, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान से समझना, यह पहला केस है। यह पहला केस है कि मैं जुआ खेला, किसी गेम से खेला और 3-4 लाख रुपए हार गया। यह जिम्मेदारी किसकी है? इसकी भरपाई कौन करेगा? या जो भी कुछ मुद्दे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सबने जवाब दिया भैया आपकी खुद की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब आपका है। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी प्यारे साथियों के लिए कभी आने के लिए मना नहीं है। आज मैं ये बात शायद इस वजह से कह रहा हूं कि फिर बहुत मतलब ऐसे केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि लगभग RWA से यानी आपके अपने परिवार से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अब कुछ लोग उनमें से 10, 20, 50, 100 ऐसे हैं कि वो विभिन्न प्रकार से जाकर कहीं गेम में हार गए या कुछ भी हुआ तो उसके बाद वो हमारे पास चले आते हैं कि भैया मेरे पास 3-4 लाख रुपए का कर्ज हो गया है, आप मदद कर दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। सबसे पहली बात, ये कैसे भी संभव नहीं है कि 3-4 लाख रुपए की मदद यूं ही कर दी जाए। मेरे प्यारे दोस्त अगर कर भी दे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जाकर अगला आदमी फिर से जुआ नहीं खेलेगा। मुझे आप सभी से मतलब अगर मैं गलत हूं तो कह देना कि भैया आप गलत हैं। उसके बाद चलो यहीं तक सीमित नहीं है, हमने उससे कहा भाई कोई बैच ले ले, किताब ले ले। ऐसे केस लगभग अब डेली 2-2, 3-3 दिन आ रहे हैं। फिर उसके बाद उस बच्चे का अगला, वो बाहर निकलते ही जैसे किसी का नंबर ले लिया, यहां से मान के चलो गेट से किसी का नंबर ले लिया, किसी से वो कॉल करता है कि या तो व्यवस्था कर दो या मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरे घर पता चल जाएगी तो मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो मैं तो आत्महत्या ही कर लेता हूं। तो वो हमको फिर धमकी क्या दे रहा है कि मैं कर लूंगा जी सुसाइड। वो कह रहा है जी मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे एक बात जरूर बता दो, यस और नो में, क्या ऐसे व्यक्ति को 3-4 लाख रुपए दे देने चाहिए? दूसरी बात, ये स्टूडेंट की कहानी है, ये स्टूडेंट की कहानी है। अब सुनो अगली कहानी। केवल इतना ही नहीं, अब मुद्दा ऐसे आता है कि कुछ हमारी बहनें आती हैं, मैं नाम यहां पर किसी का लूंगा नहीं क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगता। कुछ हमारी बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि भैया मैं किसी से प्यार करती थी, हम बात करते थे, अब उसकी नौकरी लग गई है, अब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा, बताओ मैं क्या करूं, मुझे सलाह दो, मेरी बात कैसे भी करके
उसके घर वालों को खुश करो, उस लड़के को खुश करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यार मुझसे पूछ के बातें करी तूने, मुझसे पूछ के तुमने स्टार्ट की थी बात करनी, मुझसे पूछ के तुमने जुआ खेलना स्टार्ट किया था। भाई मैं कैसे मनाऊं उसे? मैंने मनाने के ठेके थोड़ी ना ले रखे है भैया, इस बात को समझो। तो इस तरीके के केस का बढ़ जाना। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी कि माता ने पिता ने कुछ कह दिया, घर से नाराज होकर आ गए बिना बताए, नाराज होकर आ गए बिना बताए, और यहां पे कह दिया हमसे हमसे कह दिया कि भैया मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तुमसे मिलने के लिए आया हूं या मिलने के लिए आई हूं। नाराज हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, उनके घर पे हम कॉल कर रहे हैं तो पता चल रही है कि भैया हम तो उसे खुद ढूंढते हुए फिर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है बच्चा कहां है। मेरे दोस्त ऐसी एक केस की, बच्चा कह रहा है कि ऑफलाइन पढ़ूंगा, ऑफलाइन पढ़ूंगा, ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं गलत कदम उठा लूंगा। तुम्हें मैं एक केस बताता हूं अभी कुछ दिन पहले का। एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे बताना कि मुझे क्या कहना चाहिए था। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला भैया मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, मैं नोएडा में नौकरी करता हूं, नोएडा में नौकरी करता हूं, मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, 15,000 रुपए मिलते हैं, नोएडा में मैं नौकरी करता हूं। और वो लड़का लगभग लगभग 300 किलोमीटर दूर से था, 300 किलोमीटर दूर से। अब वो मुझसे कह रहा है कि भैया लगभग 10,000 रुपए मेरे रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं, रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं, बचे कितने? 5,000। फिर कह रहा है कि मैं लगभग घर जब भी महीने में 2 बार 3 बार जाता हूं तो फिर रास्ते में किराया विराया भी लगभग लग जाता है, तो लगभग 2,500 रुपए वहां खर्च हो जाते हैं, तो मेरे पास लगभग महीने में 2,500 रुपए बचते हैं। आप मुझे सजेस्ट करो, आप मुझे सजेस्ट करो कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए, यूपी पुलिस का पेपर है मेरा। आप बताओ, अगर आप बच्चे मेरी जगह होते तो इसे क्या सजेस्ट करते? जिस बच्चे के केवल 2,500 रुपए जेब में बच रहे हैं और फिर कह रहा है मेरे पापा जी बीमार रहते हैं, वो गांव में हैं, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैंने उससे कहा मेरे भाई अगर तेरी इनकम ऐसी होती कि भाई पूरे घर का खर्चा ही ये सारी चीजें जिम्मे तेरे हैं, ये सारी चीजें, तो ठीक है 15,000 बच जाते, तेरे लोकल शहर में होते, घर से अप डाउन कर रहा होता, कोई खर्चा नहीं होता, तो ठीक है। लेकिन जब कुछ बच ही नहीं रहा तो वहां पे 8-9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने का कोई अर्थ नहीं है। तो एक काम करो, अभी यूपी पुलिस के पेपर तक आप इन चीजों को साइड करो और पढ़ाई कर लो। बच्चा बताओ गुड्डा, मैंने कोई गलत सजेशन दे दिया? अब वो बच्चा हमारे यहां से जाके दूसरे टीचर के पास फोन करके क्या कह रहा है कि संदीप सर से बता देना कि उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, वो सॉरी उन्होंने मेरी नौकरी छुड़वा दी, और मेरे पापा की दवाइयां तो मेरी नौकरी से ही आती थी। अब या तो मुझे आरडब्ल्यूए में नौकरी दे दो, या तो मुझे आरडब्ल्यूए में नौकरी दे दो, या फिर देख लेना, मेरी सब चीजों के जिम्मेदार वो ही, उन्होंने मुझे गलत सजेशन दे दिया। मेरे भाई मेरे दोस्त, मतलब मुझे गलत सजेशन देके क्या मिलेगा? मुझे गलत सजेशन देके क्या मिलेगा? प्यारे दोस्त ऐसा बताओ, मेरी गलती बताओ। एक और नया केस बता देता हूं, एक और नया केस बता देता हूं। एक हमारी बहन जी थी, नाम नहीं बताऊंगा ना ये बताऊंगा कहां से आई थी, इतना समझ लो कि वो लगभग लगभग 250 किलोमीटर दूर से आई थी। 250 नहीं रहा होगा यहां से, चलो बता ही देता हूं कहां से आई थी। बहन जी हमारी हरिद्वार से आई थी। कहां से? हरिद्वार से। मेरे प्यारे दोस्त इनका मामला अलग ही था। उस दिन आपका भाई ऐसा फंस जाता कि कुछ मामला ही नहीं बचता। फिर केस सुनोगे तो कहोगे कि भैया ऐसा भी मामला है। ये बहन जी हमारे पास सैटरडे में आती हैं, सैटरडे में हमारे जो जब रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए होते हैं उनसे आके मिलती हैं, और ये आके कहती हैं कि सर मैं जो है यूपी पुलिस के लिए कुछ गाइडेंस लेने आई हूं।
तो इनसे हमने मतलब हमारी टीम ने पूछा कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, आप जैसे ही सर फ्री होंगे मिल लेंगे। तो हम इनसे मिले। अब भैया सैटरडे में ये आई थी, शाम का समय हो रहा था, लगभग लगभग 7 बजे, शाम को 7 बजे बारिश हो रही थी। मुझे आप लोग बताना, हमने इनसे पूछा गुड़िया इतनी लेट कैसे हो गई, कि सर रास्ते में ट्रैफिक व्रैफिक ये सारी चीजें उन्होंने बताई। हमने कहा ठीक है। शाम को 7 बजे मैंने कहा ठीक है जी कोई नहीं, गुड़िया एक काम करो, मैंने अपनी टीम से कहा इनके घर पे सूचना दे दो कि ये यहां पर है। तो हमने इनके घर सूचना दिलवा दी। इनके घर वालों से बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारी टीम ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, गुड़िया आज यहीं रुक जाएंगी, बारिश हो रही है बहुत तेज, शाम के 7 बजे हैं। क्योंकि हमने इनसे पूछा, ये बोली कि सर मैं वापस हरिद्वार ही जाऊंगी। तो प्यारे गुड्डा पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या शाम के 7 बजे हम ये कह देते गुड़िया से कि नहीं आप चली जाओ, हम आपको यहां पर नहीं रख सकते और बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, क्या मना हो सकता था? नहीं। हमने क्या हुआ कि हमारा जो गर्ल्स पीजी है, गर्ल्स पीजी जिसमें हमारी मैम भी हैं, या हमारा जो अलग लेडीज स्टाफ है, हमने बोला कि ठीक है आप इनके साथ रुक जाइए। गर्ल्स पीजी में हमने उनको रुकवा दिया कि आप रुक जाओ। उनके घर वालों के पास फोन कर दिया कि जो है ये यहां पर हैं। उसके घर वाले बोले कि अरे ये तो बिना बताई गई थी सर, ये तो मुद्दा ही, मतलब हम अभी आ रहे हैं। हमने कहा कि अभी मत आओ, आप सोमवार को आना, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे में ऑफिस बंद रहेगा, तो आप मंडे को आ जाना। लेकिन भैया जिसकी बिटिया घर से चली गई हो वो कैसे आराम से बैठेगा? वो लगभग 8-9 लोग 8-9 लोग 8-9 लोग अपना संडे में सुबह कोई आ गए। जब वो आ गए तो उन्होंने बताया कि भैया कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ इस तरीके से था और ये गुस्से में घर से आ गई है। हमको भी थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, ध्यान देना, मैंने एक एप्लीकेशन लिखी। तो ऑफिस से लगभग जो हमारा गर्ल्स पीजी लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा कि इनकी जो बिटिया है वो हमारे पास है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये शनिवार की शाम को हमारे पास आ गई थी, और हमारी गर्ल्स पीजी जो मैम वगैरह रुकी हुई है या हमारी और बहनें हैं उनके पास रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और अब हम इनको मतलब जो है सुरक्षित तरीके से इनको, इनके परिवार वालों को हम वापस सौंप रहे हैं और ये अपनी बिटिया को ले जाएंगे। इस वजह से मैंने वो लेटर लिखवा लिया कि कल को कोई और बात ना बने। अब क्या हुआ कि उस लेटर पे मैंने भी साइन कर दिए, उस लेटर पे उनके भी साइन करवा लिए, और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद जब दोनों के साइन हो गए, एक लेटर की कॉपी हमने उनको दे दी और एक लेटर की कॉपी मैंने रख ली। अब क्या होता है कि हम उसके बाद यहां से अपने ऑफिस से उनको गाड़ी में बिठा के गर्ल्स पीजी लेके चले गए। उसके फैमिली वालों को 8-9 मेंबर थे, केवल इसलिए कि भाई ये भी अपनी आंखों से एक बार देख लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी बिटिया वो गर्ल्स पीजी में और बहनों के साथ में रुकी हुई है। सभी प्यारे साथी बताना कोई गलत काम कर दिया? नहीं ना। अब जैसे ही गर्ल्स पीजी हम पहुंचे, तुरंत वहां जाके पता क्या चला कि वो हमारी गुड़िया, हमारी बहन, हमारी लाडो वहां से गायब हो गई। वहां वो थी ही नहीं। वहां से क्या हुआ कि हमारी जो और मैम वगैरह थी, वो हमारी जो बहनें थी, अब कोई ऐसा तो था नहीं कि उनसे उनकी कोई दोस्ती थी, वो अपने अपने काम में जैसे बिजी हो गई, और वो वहां से चुपचाप, उसको एक आभास सा हो गया कि मेरे घर वाले लेने आ रहे होंगे, वो वहां से निकल गई चुपचाप बिना बताए। अब उसके घर वाले हम पे हावी हो गए कि यार तुमने लेटर में लिखा भी है कि हमारी बिटिया तुम्हारे पास है और अब यहां से गायब हुई, तुम ही जिम्मेदार हो। अब बताओ भैया मेरी गलती है कुछ? सभी प्यारे साथियों से पूछना चाह रहा हूं मैं। फिर उसके बाद में हम अपनी गाड़ी लेकर निकले। हमने तो वो देखी, हमारे और लोगों ने देखी, सबने नहीं देखी। हम वहां से निकले, ढूंढ ढांड बहुत ज्यादा करी, तो भैया परी चौक पर वो गुड़िया हमें मिली। तब थोड़ी सांस में सांस आई, नहीं तो हमारा मामला उसी दिन खत्म हो जाता। मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? फिर उसके बाद में चीजें वही आई कि सर हमें नौकरी पे रख लो, RW में जॉब दे दो।
प्यारे गुड्डा मुझे बताओ, क्या सच में ऐसे आपको कोई भी जॉब दे देगा, कोई भी नौकरी दे देगा? ये बहुत सारे केस हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे 15,000 रुपए महीने दे दो, मैं पढ़ूंगा। एक कह रहा है कि मुझे यही रूम दिलाओ अपनी जिम्मेदारी पे, नहीं तो मैं गलत कदम उठा लूंगा। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आज आपसे इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि प्यारे साथियों, आप चाहे गेम खेल रहे हैं, आपका चाहे कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, आपने चाहे और कोई बड़े बड़े काम कर रखे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस चीज में, कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। मैं बहुत मुझे पता है, मैं आपसे खुद कई बार कहता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत बहुत चीजें ऐसी होती हैं, बेचारा अपनी बात किसी से नहीं कह पाता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कल को कोई आदमी आके ये कहे कि मैं गेम में 4 लाख रुपए हार गया, या तो मेरी मदद कर दो या मैं गलत कदम उठा लूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम 4 साल से किसी से बात कर रहे थे, उसने आज तुमसे शादी के लिए मना कर दी, तो तुम यहां पे आके हमसे कह रहे हैं कि या तो उसे मनाओ या मैं गलत कदम उठा लूंगा या उठा लूंगी। प्यारे गुड्डा, मुझे इस बात का कमेंट में जवाब जरूर देना सभी, क्या हमारी गलती है ये? अगर हमारी गलती है तो लिख के जाना कि हाँ संदीप भैया, आपकी टीम की गलती है ये। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि इन सब चीजों को कह के इस तरीके से तुम्हें आरडब्ल्यूए में कोई नौकरी दे देगा, तो मेरे दोस्त, इस तरीके से तुम्हें आरडब्ल्यूए में क्या कोई कहीं भी नौकरी नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, कहीं भी नहीं दे पाएगा। थोड़ा सा अपने बारे में सोचा करो, अपने परिवार के बारे में सोचा करो, ये गेम खेलने से पहले सोचा करो, किसी से प्रेम प्रसंग करने से पहले सोचा करो। ये सारी चीजें ना इस तरीके से नहीं चलती हैं। बाकी ये चीजें आप लोगों से मैंने क्यों शेयर करी हैं? क्योंकि अगर गलती से आप में कोई ऐसा है तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, ना हमारी टीम मदद कर पाएगी इसमें। सभी प्यारे दोस्त इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी प्यारे दोस्त, हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे बता दो, मैं गलत हूं या सही हूं इस मामले में। हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर हूं तो बता देना कि मेरी ये गलती है, कि मुझे वो सपोर्ट कर देने चाहिए, दे देने चाहिए उठा के रुपए। ऊपर से कह रहा है कि तुम अकेले नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत बड़ी टीम है, कुछ कुछ इकट्ठे करके दे दो। यार सोचने वाली बात नहीं है ये, सच बताओ मेरे दोस्त, चीजों को समझो थोड़ा सा, ये चीजें थोड़ा सा समझो। मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट में जरूर बता के जाना क्या सुझाव हो सकते हैं, बता के जरूर जाना कि यह मेरी गलती है या क्या व्यवस्था है। इस तरीके से थोड़ा सा समझना गुड्डा, अपने आप से विचार करना। अगर आप में से 1 2 4 लोग ऐसे हैं तो ऐसे सच में कोई मदद नहीं करता और ना ऐसे कोई नौकरी दे पाता है। चले जी नेक्स्ट, आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।